आप सभी देशवासियों को हमारे छोटे से YouTube चैनल GRS न्यूज़ की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाई। निश्चित तौर पर ये बधाई हम आपको भारी मन से दे रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के जीवन में ऐसी परेशानियां हैं कि जो उल्लास और जो श्रद्धा, जो उत्साह, जो हमारे राष्ट्रीय पर्वों के लिए होना चाहिए, वो मयस्कर नहीं हो पा रहा है। क्योंकि इसको सरकार की नीतियां कहें या अन्य नीतियों के कारण, जिसके के कारण बेरोजगारी और महंगाई की इतनी समस्या है कि लोग 2 जून की रोटी खाने में ही परेशानी का अनुभव कर रहे हैं और किस प्रकार वो अपना घर चला रहे हैं वो तो वही लोग जानते होंगे। आज राष्ट्रीय पर्व केवल या तो आप ये कहिए सहकारी संस्थाएं या उन स्कूलों के वजह से बचे हुए हैं जिनमें कि राष्ट्रीय ध्वज फहराना एक अनिवार्य है और वो ही एक तरह से इस राष्ट्रीय पर्व के लीक पीटते नजर आते हैं। खैर, आज के ब्लॉग में मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहता, लेकिन जब देश की प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी जो खुद को अन्य पार्टियों से अलग बताती है, जब स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भी राजनीति करती दिखे तो निश्चित तौर पर उस पर अपना विशद विश्लेषण तो बनता ही है। राहुल गांधी नेता विपक्ष के नाते आज लाल किले की प्राचीर तक पहुँचे। हालांकि सांसद होने के नाते वो कई बार लाल किले पर शिरकत कर चुके हैं। पहले भी जब अन्य सरकारें रही हैं, जब कांग्रेस विपक्ष में थी, तब भी वो भले ही उम्र में छोटे थे लेकिन लाल किले के पास तक पहुंचते रहे हैं। लेकिन आज जब वो लाल किला के रेड कारपेट पर चले तो गजब का उत्साह उनके अंदर देखा गया। वही सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहने राहुल गांधी सीढ़ियों पर चढ़कर जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ सीटिंग प्लान जो था, जबकि प्रोटोकॉल के अनुसार नेता विपक्ष को आगे की पंक्ति में बैठाला जाता, ये एक परंपरा रही है। चाहे सरकार किसी भी दल की रही हो, कांग्रेस की रही हो, सम्मिश्र सरकारें रही हों या अटल जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, कभी भी ये नहीं हुआ कि नेता विपक्ष को आपने पीछे की लाइनों में बैठाला। लेकिन अब की बार राहुल को पीछे की लाइन में बैठाला गया। खैर, वो राहुल गांधी हैं, उन्हें इस बात पर कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब ये बात सोशल मीडिया और अन्य टीवी कार्यक्रमों में ट्रोल होने लगी और राहुल की हौसला अफजाई और उनके सादगी और उसकी सराहना होने लगी, तो निश्चित तौर पर सत्ताधीशों को ऐसा लगा होगा कि उन्होंने पीछे की लाइन में राहुल को बैठालकर खामखा प्रचार करने का एक और माध्यम दे दिया है। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री का भाषण एक थके हुए, एक ऐसे राजनेता का भाषण रहा
जिसमें जरा भी उल्लास नहीं बचा। जो बातें वो 2014 में प्रधानमंत्री बनने के समय किया करते थे, जब वो पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने थे, वही लगभग वही आरोप, जबकि लोकसभा के या यूँ कहिए राष्ट्रीय पर्व के इस अवसर पर जिसकी जरा भी ज़रूरत नहीं थी, वो प्रधानमंत्री ने करके संभवतः अपनी वही बात साबित की है कि कोई भी बदल जाए लेकिन वो अपनी आदतों से बाज आने वाले नहीं हैं। जिस तरह उन्होंने भ्रष्टाचार, वंशवाद और स्त्री सुरक्षा को लेकर जो बातचीत की, उससे ऐसा लगा कि वो संभवतः अपनी ही उस पार्टी पर प्रहार कर रहे हैं जो पार्टी जिसके कि वो सदस्य होकर प्रधानमंत्री बने हैं। क्योंकि आप सभी लोग करेंगे, जब 2014 से पहले प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार की बात करते थे तो निश्चित तौर पर आम जनता के मन में ये बात घर कर गई थी कि कांग्रेस ने बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार किया है। लेकिन आज जब उसकी तुलना मौजूदा सरकार से करते हैं, चाहे वो राफेल का मामला हो या चुनावी बॉन्ड में रुपए कबाड़ने का मामला हो, किस तरह से सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके किस तरह से उनसे वसूली की गई, दल को तोड़ने के लिए सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया गया, ये बात कोई अब छिपी नहीं रही है। चाहे देश के चुने हुए प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों को जेल में डालना हो, मात्र उन्होंने इसलिए डिस्टर्ब किया गया कि ताकि वो मौजूदा चुनाव में कानूनी पचड़े में फंसे रहें और अपने चुनाव पर ध्यान न दे पाएँ। इन के प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ बन जाए। चाहे वो केजरीवाल की बात हो या हेमंत सोरेन की बात हो या अन्य ऐसे राजनेताओं की बात हो कि जो जिन्हें की सरकारी एजेंसियों के चक्रव्यूह में फंसाकर उन्हें जेल भेजा गया और आज तक एक भी मामला उन पर न साबित हुआ और न अभी कोर्ट में ट्रायल ही शुरू हुआ। इसी सब व्यवस्थाओं को देखकर माननीय उच्चतम न्यायालय ने मनीष सिसोदिया, जो कि उप मुख्यमंत्री दिल्ली के हैं, उनको जमानत पर रिहा किया। उन्होंने वंशवाद भ्रष्टाचार की मुद्दे की बात की और उस पर कड़ा वार किया। भ्रष्टाचार निश्चित तौर पर एक दीमक के समान है जिससे कि आम जनता रोज परेशान होती है। लेकिन क्या प्रधानमंत्री जी बताएंगे उनके 10 साल के कार्यकाल में आखिर इस मामले पर बदला क्या है? क्या आज जिन लाभार्थियों की वे बात करते हैं, क्या उन लाभार्थियों को मुफ्त में कुछ मिलता है? उन्होंने आवास की बात की। प्रधानमंत्री जी, अगर आप पर फुर्सत हो तो आप केवल उनसे ही जानकारी कर लें जिन लोगों को प्रधानमंत्री निवास आवास मिलते हैं और उन्हें वो मुफ्त नहीं मिलते। जिस तरह प्रधानमंत्री आवास का पैसा महंगाई के अनुसार बढ़ता है, रिश्वत की रकम भी उसी एवज में बढ़ती जाती है। जिन लोगों ने 50,000 रुपये दे दिए, 60,000 रुपये दे दिए, उनको पात्रों से बाईपास करके उनको पहले आवास दिया गया और जो वास्तविक पात्र हैं आज भी वो सड़कों पर या झुग्गी झोपड़ी में रहने के लिए मजबूर हैं। भ्रष्टाचार की उन्होंने बात की, लेकिन जब आज मौजूदा स्थिति में देखता हूँ, जिनको खुद देश के प्रधानमंत्री ने 70,000 करोड़ का आरोपी बताया, जिन
के लिए भाजपा कार्यकर्ता पानी चोर, मैं हेमंत बिस्वा शर्मा की बात कर रहा हूँ, और नवीन जिंदल के लिए जिन्हें कि कोयला चोर बताया, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनके आवास के बाहर प्रदर्शन किया, आज वो किस पार्टी के साथ खड़े हैं? संभवतः प्रधानमंत्री जी को भाषण देने से पहले ये याद नहीं रहता। महिला सुरक्षा की उन्होंने बात की। बहुत ज़रूरी है कि महिलाओं को सुरक्षा और सुरक्षित माहौल मिले, लेकिन जिस तरह हाथरस की बेटी के साथ क्या हुआ सभी ने देखा। कुलदीप सेंगर पूरे परिवार को तबाह कर दिया, यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय पहलवान जिन्होंने ये आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद और कुश्ती संघ के अध्यक्ष ने किस तरह से यौन शोषण किया है, प्रधानमंत्री मौन रहे। प्रधानमंत्री जी बांग्लादेश और अन्य जगह की बात करते हैं, निश्चित तौर पर पड़ोसी देश होने के नाते इन बातों को करना चाहिए, लेकिन क्या आप बताएंगे बांग्लादेश में आप ये नहीं जान पाए कि आखिर वहाँ क्या होने वाला है, तो इसके मानी आपकी विदेश नीति फेल रही या आपकी इंटेलिजेंस संस्थाएं फेल रही कि जो आप वहाँ सीमा पर मौजूदगी के बाद आपको ये जानकारी नहीं लगी कि आखिर बांग्लादेश में क्या होने वाला है। सभी भ्रष्टाचारी जिस प्रकार लाइन लगा के भाजपा में जाते दिखते, चाहे अशोक चौहान हो, अजीत पवार का जिक्र मैंने कर ही दिया, नवीन जिंदल का जिक्र हो ही गया, शुभेंदु अधिकारी जो नाक के बाल बने हुए हैं बंगाल में, आखिर उनके लिए खुद प्रधानमंत्री किस तरह के शब्दों का प्रयोग करते थे। अशोक चौहान हो महाराष्ट्र के, जिन्हों की इन्हीं प्रधानमंत्री ने, इन्हीं भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा की सीट उन्हें सौंप दी। आखिर वो किस मुंह से भ्रष्टाचार पर बात करते? उन्होंने वंशवाद की बात की। निश्चित तौर पर वंशवाद प्रतिभाओं को खाने का प्रयास करता है, लेकिन क्या इसके लिए उन्हें अपने ही दल में बैठे जितिन प्रसाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया और पीयूष गोयल, अनुराग ठाकुर, बांसुरी स्वराज दिखाई नहीं देते, जिनकी आखिर योग्यता क्या रही है? अगर आप चुनाव जीत हार को ही अगर पैमाना मानेंगे तो विपक्ष में जो भी परिवारवादी पार्टियां हैं, जिनसे आपका भी गठबंधन है, निषाद पार्टी हो, राजभर पार्टी हो, क्या इनको आप परिवारवादी या वंशवादी नहीं मानते? उनके बाद उनका बच्चा, बच्चे के बाद बच्चा। अगर आपका ये मानना है कि आखिर वो चुनाव जीत कर आते हैं, तो जिनको आप वंशवादी कहते हैं वो भी बाकायदा समय समय पर जनता के बीच जाते हैं और चुनाव जीतते हैं। ऐसा प्रधानमंत्री के 1 घंटे से बड़े संबोधन में मैंने वो उत्साह और आशा का संचार नहीं देखा जो 2014 के पहले भाषण में आम जनता को साथ था, और प्रधानमंत्री की भावभंगिमा भी वो नहीं थी जो कि 2014 में दिखाई देती, क्योंकि यूनियन सिविल कोर्ट खुद उन्होंने उसका जिक्र किया और ये कहा कि अब सेकुलर सिविल कोड की आवश्यकता है। संविधान की उन्होंने बात की, ये भी चर्चा की कि आखिर यहाँ के बच्चे विदेशों में पढ़ने क्यों जा रहे हैं, खासकर मेडिकल सीट पर। उनके मन में संभवतः उस समय यूक्रेन रहा होगा। उन्होंने इस बात की घोषणा की कि 1 लाख सीटें
उसमें हो चुकी हैं और अगले 5 साल में 75,000 सीटें और बढ़ेंगी। लेकिन उन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया कि सरकारी सीटें सिर्फ 55,000 हैं और जो सीटें बढ़ेंगी वो निजी क्षेत्रों में बढ़ेंगी। और निजी क्षेत्र में साधारण परिवार क्या, मध्यम वर्ग का भी कोई परिवारी जन ये सपना नहीं देख सकता कि वे अपने बच्चे को डॉक्टर बना लें। जबकि यूक्रेन, रसिया आदि में मेडिकल की पढ़ाई काफ़ी सस्ती है और वहाँ संभवतः पेपर लीक भी नहीं होते, जो कि यहाँ अभी आपने देखा होगा किस प्रकार नीट की परीक्षा में व्यापक धांधली हुई। ये अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट इस बात पर दोबारा परीक्षा कराने का आदेश नहीं दे पाया, या यूँ कहिए कि सरकार ने अपने दलीलों से उन्हें संतुष्ट कर लिया। खैर, क्या कोई कल्पना कर सकता है कि एक मध्यम वर्ग का करोड़ों रुपए खर्च करके और अपने बच्चे को डॉक्टर बनाए, तभी लोग सरकारी उसमें मेरिट के वो करते हैं और इसी मेरिट को पाने के लिए पर्चे लीक की घटनाएं बढ़ती हैं। इस संबंध में प्रधानमंत्री ने सीटें बढ़ाने की बात की, लेकिन ये नहीं कहा कि वो ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जिससे कि पर्चा लीक जैसी घटनाओं से बचा जा सके। जिस प्रकार प्रधानमंत्री अपने भाषणों में विपक्ष को नीचा दिखाते रहते हैं, आज खुद ही प्रधानमंत्री विपक्ष के समक्ष बौने साबित हुए, क्योंकि ये लोकतंत्र है और उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो बर्ताव आज आप कर रहे हैं ये लोकतंत्र की, और लोकतंत्र में सरकारें आती हैं, जाती हैं, बनती हैं, बिगड़ती हैं। जब आपके साथ यही बर्ताव होगा तो आपको कैसा लगेगा? जिन सरकारी जांच एजेंसियों की बदौलत आप विपक्ष को धारदार और जेल में डालने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं, क्या वही जांच एजेंसियां आपके विपक्ष होने पर आपके साथ वो सभी नहीं करेंगी? याद रखिए, इतिहास खुद को दोहराता है और कहीं ये इतिहास आने वाले दर्शों में भाजपा के खिलाफ भी न दोहरा जाए, जब उनकी पूरे सदन में 2 सीटें होती थी। आज के ब्लॉक में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोगों को जो भी इस यूट्यूब मंच से हमारे वीडियो को देखते हैं, निश्चित तौर पर ये मौका नहीं था, इसमें एक विशद विश्लेषण बात इसलिए करना पड़ा कि लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री ने न सिर्फ विपक्ष को टारगेट किया, बल्कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए उन्होंने विपक्ष के नेता को भी अपमानित किया। जय हिंद, जय भारत। आज के ब्लॉग में बस इतना ही।